हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, एमसीक्यू रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 आपके सामने आ चुका है। लेकिन देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में उसी स्टूडेंट को आएगा जिसको रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल के ऊपर सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं जिनके अंदर मैंने डिटेल्ड में बेसिक नॉलेज आपको दी हुई है। तो पहले आप उसको देखें, इसके बाद एमसीक्यू वाले पार्ट में आए। एमसीक्यू पार्ट बनाने का पर्पस सिर्फ मेरा एक है कि आपके बोर्ड में एमसीक्यू सारे के सारे करेक्ट हो जाएं, प्लस कंपटीशन में आपको एक एज मिले। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने बोल रहा है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, इसका मतलब ए कोई सेट है, उसके अंदर पी मेंबर्स हैं, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। तो कह रहा है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे ए से ए के। देखो बच्चों, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 के लिए आपको कंडीशन याद थी कि ए का रिलेशन अगर ए से निकालते थे तो फॉर्मूला हमारा ये होता था पी, ठीक है, और यहां पर भी पी और यहां पर भी पी। ये पी ये वाला पी है और ये वाला पी ये वाला पी है, और ये वाला पी क्या है? परमुटेशन। ठीक है, जैसे अगर यहां पे n होता तो मैं इसको ऐसे बोलता npn। ऐसे क्वेश्चन हम पार्ट 1 में देख चुके थे। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन निकालने का। अगर यहां पे सपोज करो 4 होता तो मैं बोलता 4p4। ये वाला p का मतलब परमुटेशन है और ये वाला p ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें दिए हुए हैं। तो 1 1 निकाल लीजिए आप। फॉर्मूला इसका बनेगा ये वाला p फैक्टोरियल अपॉन p में से p गया 0 फैक्टोरियल, आंसर आएगा p फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी ऑन टू के बारे में हमें जानकारी ये होती है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो भाई यहां पर a का रिलेशन a से निकाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स रेंज और कोडोमेन तो इक्वल होगा ही, क्योंकि जो a के अंदर इनपुट है वो ही हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव लाने के लिए हमारा आंसर p फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, तो जब भी अगर a का रिलेशन a से पूछे तो और बाइजेक्टिव पूछे या 1 1 पूछे तो हमेशा ये रहेगा p फैक्टोरियल। इसी के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोड़ के जाता हूं। मैं बोलता हूं सेट a के अंदर 8 एलिमेंट है, तो आप बताओ बाइजेक्टिव के लिए कितने रिलेशन, कितने फंक्शन बनेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। ओके, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। कॉम्पिटिशन वगैरह में आता रहता है। एक क्वेश्चन जो छोड़ा है इसका आंसर आप देके जाना। क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चों 27 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा है फंक्शन सच दैट r गोज टू r। पहले इसका मतलब एक बात जान लो। इसका मतलब कोई फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। ठीक है जी, फंक्शन सच दैट r गोज टू r या फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r, कुछ भी बोलो। अलग अलग टीचर अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट ऑल टीचर्स आर बेस्ट। आपके सारे टीचर अच्छे हैं। ठीक है जी, तो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू दिस। fx आपको दे दिया गया है लाइक दिस। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो आपने 11th क्लास के अंदर इसका ग्राफ भी सीखा होगा। अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता था, याद है कुछ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वही क्वेश्चन यहां पर आ गया है। आगे बोल रहा है इज ऑन टू फंक्शन। बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन टू है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये सच है या झूठ है, तो जरा देख लेते हैं। देखो, ऑन टू फंक्शन लाने के लिए रेंज और कोडोमेन का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन ऑन टू होगा। भाई इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है? ये रहा कोडोमेन। यहां पे रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कुछ भी, एनीथिंग, वो सब कोडोमेन है। और रेंज क्या है? आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज हमेशा इंटीजर होती है। इंटीजर, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। और इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं होते, इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते, लेकिन रियल नंबर तो फ्रैक्शन में होते हैं। इसका मतलब इंटीजर रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। भाई रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन रेंज में खाली इंटीजर आएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज हमेशा इंटीजर होती है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो दिस इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? फॉल्स। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है ना ये ऑन टू है, ये हमें पागल बना रहा है, ये हमारा काट रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट ऑन टू। चलिए जी, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं सक्सेसफुली। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 28 मैंने हैंड रिटन से लिखा हुआ है।
एंड दिस इज द क्वेश्चन। इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट में एंड दिस इज मॉड्यूलस, और आपसे कहा गया है रेंज बताओ। ठीक है, रेंज देख लेते हैं जरा। तो देखो मॉड्यूलस हटाने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ध्यान रखना रेंज क्या होता है। रेंज एक्चुअली एफ एक्स की वैल्यू होती है फंक्शन का आउटपुट। फंक्शन का आउटपुट हमेशा रेंज होता है। ओके, तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मेरा फोकस पूरी तरह से मॉड के ऊपर है। मॉड के अंदर कौन है, एक्स माइनस वन। इसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की निकाल लो वैल्यू, वन आ गई। तो यहां लिखो इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहां लिखो इफ एक्स लेस देन वन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन मॉड्यूलस में आएगा तो मॉड्यूलस हटाने की ये टेक्निक अपनाई जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने छोड़ के जाऊंगा, चिंता मत करो। तो देखो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, तो नीचे ना मॉड हटके पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्यों भाई, x की वैल्यू वन से बड़ी कुछ भी रखो, वन से बड़ी, इक्वल मत दो बल्कि, क्योंकि इक्वल लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और अपॉन में जीरो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, इन्फिनिटी बन जाता है। तो x की वैल्यू वन से बड़ी 2, 3, 4, 5 कुछ भी सोचो, यहां रखो जरा 2 पॉजिटिव आएगा, यहां रखो 3 में से बन गया पॉजिटिव आएगा। तो ग्रेटर देन में हमेशा मॉड हटा के पॉजिटिव लग जाता है, और लेस देन में मॉड हटा के नेगेटिव का साइन लग जाता है, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू कोई भी मैं इसके अंदर रखूंगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। लाइक 2 माइनस का 2 रखो, -2 -1 माइनस का 3, तो माइनस तो अलाउ नहीं है ना मोड में, इसलिए मैंने आगे माइनस लगा दिया, क्योंकि इस -3 को ये माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, तो दिस वे वी रिमूव, वी एलिमिनेट मॉड्यूलस। आगे देखो अब इसका अगला स्टेप आप देख रहे हो, ये पूरा हो गया कट, 1 आ गया, ये पूरा कट हो गया, -1 आ गया। कंडीशन यहां ऑलरेडी लिखी हुई है जो आपने यहां लिखी है, इक्वल नहीं लगाना यहां पर, क्योंकि इक्वल से ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स का आउटपुट 1 और -1 आ रहा है, तो लो जी हमारा आंसर आ गया रेंज का। तो हमारी रेंज आ गई कितनी, -1 और 1, मतलब -1 से 1 तक हमारी रेंज है। दिस इज द आंसर। बल्कि ऐसे मत लिखो उसको, ऐसे करके लिखो कि -1 और 1 है, यानी -1 और 1 के अलावा हमारा कोई आंसर आ ही नहीं सकता। तो आउटपुट हमारा -1 और 1 होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट है ये, और मॉड्यूलस में x माइनस 3। इसकी आपको रेंज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। ठीक है, देखो जितना आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 हमारा डन हो गया। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखते हैं क्या कहता है। कहता है फंक्शन सच दैट r गोज टू r। भाई ये क्वेश्चन तो आपको समझ, तो ये मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको पढ़ना आ चुका है। क्या बोलते हैं इसको, कि कोई फंक्शन है सच दैट जिसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन रियल नंबर है, तो रेंज क्या होगा, रेंज जो आउटपुट निकल कर आएगा दैट विल बी नोन एज रेंज। ठीक है, और आपको एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स कितना है जी, एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब। ओके, इसकी पावर 1/3, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, इसने पूछा है एफ ओ एफ एक्स बताओ। एफ ओ एफ एक्स इसको बोलते हैं फॉफ। ये एक्चुअली कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं, कॉम्पोजिट। तो ये कॉम्पिटिशन वगैरह में आते रहते हैं, तो जरा देख लो इनको, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस ओ का मतलब क्या होता है, इस ओ का मतलब ब्रैकेट होता है, लाइक दिस। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स इस तरह से हो गया। ठीक है जी, एफ में जाओ, एफ का है, देखो ये हमारा एफ है, देख रहे हो यहां पर एक्स है तो यहां पर भी एक्स है। अगर यहां होता इंडिया तो यहां पर भी होता इंडिया, अगर यहां होता समथिंग यहां पर भी होता समथिंग, मतलब जो यहां पर है वही यहां पर है। एफ के अंदर, यहां देखो एफ के अंदर कौन है, एफ एक्स। तो अब इसके अंदर जाएंगे और इसे ऐसा लिखेंगे 3 और एक्स की जगह एफ एक्स। ठीक है, क्यूब इसके ऊपर है ही, और पूरे के ऊपर देखो 1/3 ऑलरेडी दिख रहा है। पहले आप मुझे इतनी बात बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। आ गई, कैसे, देखो यहां पर एक्स है तो यहां पर भी एक्स है। यहां पे अगर होता सपोज करो चिली पटेटो तो यहां पर भी होता चिली पटेटो। ठीक है, तो यहां एफ एक्स, तो एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया। आगे बढ़ रहे हैं, 3 एज इट इज माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू तो ये है, ये रही पूरी एफ एक्स की वैल्यू। इस एफ एक्स की वैल्यू को यहां पर रख दो, रखो जी 3 माइनस एक्स क्यूब, और ऊपर कितनी है 1/3, ये एफ एक्स की वैल्यू है। ऊपर क्यूब लगा हुआ है, ऊपर 1/3 लगा हुआ है। पेशेंस के साथ खेलो आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। देखो 3 से ये 3 कट हो गया, 3 ये वाला 3 एज इट इज, ये माइनस इसके अंदर जाएगा, सारे साइन बदल जाएंगे। ऊपर 1/3 लगा हुआ है। आगे देखते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब है, और देखो ये 1/3 है, 3 से ये 3 भी कैंसिल, तो x इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है? ये कहता है एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब इसने बता दिया कि इन्वर्टिबल है। देखो इन्वर्टिबल वो होगा जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बोलो एक बार, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे इन्वर्टिबल कहते हैं या बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसने कहा एफ इनवर्स बताओ। ठीक है जी, बता देंगे। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है कितना है भाई साहब? 3x - 4। ऑलराइट, 3x - 4 अपॉन 5। जब भी आपको इनवर्स निकालना होगा हमेशा y मान लो, क्वेश्चन को हमेशा y मान लेते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है, आप इसे इधर उधर करके इन टर्म्स ऑफ y बना लो। ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आ चुका था इनवर्स निकालने वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5y हो गया, 3x - 4, 4 इधर ले आओ, 5y + 4 हो गया इज इक्वल टू 3x, 3 अपॉन में ले आओ 5y + 4 अपॉन 3। ये देखो x की वैल्यू, इसी को इनवर्स कहा जाता है। मैं ऐसे बोलूंगा f इनवर्स y, मेरा आंसर आ गया 5y + 4। ठीक है, इस तरह से। तो या तो आंसर बोल दो आप इसे ऐसे करके। ज्यादातर क्या करता है वो आंसर ना x के टर्म्स में दे देता है, मतलब जो आंसर मेरा y में आ रहा है ना वो इसको x के अंदर वेरिएबल बना देता है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ वेरिएबल को तो बदल सकते हो भाई। y की जगह x रखोगे तो यहां भी x आ जाएगा, y की जगह t रखोगे तो यहां भी t आ जाएगा, y की जगह z रखोगे तो यहां भी z आ जाएगा। तो वेरिएबल बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ x डाल दूंगा तो 5x + 4/3, दिस इज द आंसर इनवर्स। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने है 31। देखो भाई साहब जरा क्या कहता है क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन आपसे बोलता है ए आपको दिया है 1 2 3। ठीक है जी, ए रहा आपका 1 है, 2 है, 3 है। और बी कितना है भाई साहब? बी आपको दिया है 4 5 6 7। ओके, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो आपसे कहता है एफ। अच्छा, आपको एफ भी दे दिया है, इसने फंक्शन दिया हुआ है कोई जिसमें पेयर लिखे हुए हैं। पहला पेयर कितना है? 1,4। दूसरा पेयर कितना है? 2,5। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं अपनी पीडीएफ में देख रहा हूं। ठीक है, अपने नोट्स में देख रहा हूं। ये 3,6 इस तरह से दिया हुआ है और बोल रहा है ये फंक्शन है a to b, a से b का ये फंक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 1 1 है? और देखो ऑल इंडिया सीबीएसई में आ चुका है 2011 में। आपसे पूछ रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो देखो ऐसे पता करते हैं 1 1 का। आप यहाँ पे मैपिंग बना लो, ये मैपिंग है। ठीक है, इसके अंदर a, इसके अंदर b। a के अंदर ये सारे a के मेंबर डाल दो, 1 2 3 ये डाल दो, सारे डाल दो। बी के अंदर ये सारे डाल दो, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, इसको देख देख के लिंक बनाओ। 1 का लिंक 4 से, 1 का लिंक 4 से, 2 का लिंक 5 से, 2 का लिंक 5 से, 3 का लिंक 6 से, 3 का लिंक 6 से। देखो ये बन गई। अब बताओ ये 1 1 है या नहीं? बिल्कुल 1 1 है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक, इसे बोलते हैं प्री इमेज, इसे बोलते हैं इमेज। हर एक प्री इमेज की एक ही इमेज है, यानी एक बंदा एक के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन देखो ऐसे होती है। अगर fx1 बराबर नहीं है fx2 के तो x1 भी बराबर नहीं होना चाहिए x2 के। ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है, अगर fx1 बराबर है fx2 के तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के। इसका मतलब यह है कि या तो दोनों तरफ से ना हो या दोनों तरफ से हाँ हो। वन साइडेड नहीं चलेगा, दोनों तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। या तो दोनों हाँ बोले या दोनों ना बोले। अब देखते हैं इसमें कौन सी बात फिट होती है। ये भी 1 1, ये भी 1 1। ये डेफिनेशन है, बेसिक है, जो मेरी वीडियोस के अंदर मिलेंगी। ये तो एमसीक्यू वाली वीडियो है ना भाई। तो देखो जरा fx1 और fx2 इक्वल नहीं है। यहां से जरा हम देख लेते हैं। f1 मतलब फंक्शन में 1 डाला तो 4 आया, f2 मतलब फंक्शन में 2 डाला तो 5 आया। मतलब इसका आउटपुट और इसका आउटपुट इक्वल नहीं है। तो देखो अंदर वाले भी तो इक्वल नहीं है। 1 इक्वल थोड़ी होता है 2 के। तो ये बात फॉलो हो रही है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। यस, तो हमारा आंसर यस होगा। ठीक है, वैसे तो इस बात की जरूरत नहीं है, इसको भी देख के पता चल रहा है कि फंक्शन 1 1 है, क्योंकि एक का लिंक एक से है। ठीक है जी, ध्यान रखना, एक का लिंक एक से हो तो 1 1। अच्छा, मान लो अगर एक का लिंक इससे होता तो 1 1 नहीं होता, क्योंकि एक का 4 से भी हो गया, एक का 5 से भी हो गया। तो एक की 2 इमेज हो गई, 4 और 5। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट 1 1 एज वेल एज फंक्शन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 32 क्वेश्चन। जरा देखो क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मॉड्यूलस फंक्शन इसमें दिया हुआ है आपको, मॉड्यूलस फंक्शन। तो एफ इसमें लिखा हुआ है फंक्शन सच दैट r गोज टू r। इसका मतलब कोई फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। और एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है मॉड्यूलस एक्स। ये लो जी मॉड्यूलस एक्स। अब ये बोल रहा है
कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं पूछ रहा है, इस फंक्शन एफ ऑन टू, क्या ये ऑन टू है, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हमारा आंसर, भाई ऑन टू अगर कोई फंक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। इसको अपने खोपड़े में सेट कर लो इस बात को, ठीक है, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा लो कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो ऑन टू होता है। तो भाई कोडोमेन क्या है, कोडोमेन देखो इसकी रियल नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, और रेंज आपको अच्छे से मालूम होगा कि मॉड्यूलस का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आता। आप इसके अंदर कुछ भी डालो, -1 -2 आएगा तो +1 +2, ठीक है ना। मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी डालोगे हमेशा पॉजिटिव का रिजल्ट आएगा। तो रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। नो ऑन टू की बात नहीं होगी, तो इसका आंसर है दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ गया। 33 जरा देखते हैं। इसमें क्या है, फंक्शन सच दैट r गोज टू r। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो रट गया होगा। कोई फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, फंक्शन सच दैट r गोज टू r, ये लिखने का तरीका होता है फंक्शन को, ठीक है। ये इसका नॉमेनक्लेचर है। क्या है, नॉमेनक्लेचर, प्रेजेंटेशन स्टाइल। अच्छा जी, कोई g फंक्शन भी है इसमें, ये भी r गोज टू r है, मतलब दो फंक्शन दे दिए, ठीक है। और fx हमें दिया हुआ है sin x, ओके, fx हमारा sin x है, ट्रिग्नोमेट्री घुस गई। और gx हमारा, gx भी दे दिया गया भाई साहब, ये हमारा 5x² है, ऑलराइट। इसने पूछा है गॉफ बताओ। गॉफ का मतलब कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx। तो इस o का मतलब क्या होता है, o का मतलब ब्रैकेट, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से है। तो ध्यान से देखो, g ऐसे, सॉरी g में जाओ, कहां है g, ये रहा g। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पे y होता तो यहाँ पर भी y होता, यहाँ सलमान खान होता तो यहाँ पर भी सलमान खान होता। तो आप जाओ इसके अंदर 5, और आप देखो g के अंदर fx है तो x की जगह fx डाल दो, fx, अंदर स्क्वायर भी है इसका, ठीक है जी। आगे बढ़ो, 5 ऐसे, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू ये नहीं, डालो इसकी जगह, ये sin x आ गया, ऊपर जो स्क्वायर है वो रहेगा। तो देखो आपका आंसर आ गया 5 sin स्क्वायर x। दिस इज द गॉफ, कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। चलिए जी, तो अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है f हमारा कोई फंक्शन है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, g आपका कोई फंक्शन है, f और g दिया हुआ है। तो पहले मैं f लिख लेता हूं। f मेरा कोई फंक्शन है जो मुझे दिया हुआ है, कितना, 1 2 3 5 4 1, ओके, 1 2 3 5 एंड 4 1, ये मुझे f दिया हुआ है, ठीक है जी। और g दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1, ओके, g मेरा है 1 3 2 3 और 5 1, ठीक है, am I right? 1 3 2 3 5 1, बिल्कुल सही है। और इसने मुझसे पूछा है गॉफ बताओ, यानी g ऑफ f। अब देखो जरा, यहां पर क्या है, दो फंक्शन हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या रिलेशन फॉर्म। तो देखो इसको कैसे करके सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। एंड में लिखा है f, यहां पर f है, तो f में जाओ और स्टार्टिंग वाले नंबर देखो 1 3 4, तो यहां पे पहले 1 चिपकाओ, फिर गॉफ, अब की बार 3 चिपकाओ, फिर गॉफ, अब की बार क्या चिपकाओ, 4 चिपकाओ, ऐसे है। फिर सुन लो, हमें निकालना है गॉफ, तो f में जाना है और स्टार्टिंग के नंबर इसके आगे चिपका देने हैं। अगर हमें निकालना होता फॉग तो g में जाते, ये रहा g, तो स्टार्टिंग के नंबर 1, ठीक है, फिर स्टार्टिंग का नंबर 2, फिर स्टार्टिंग का नंबर 5 चिपकाते। तो फॉग वाला ना आप खुद करना ट्राई और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, ठीक है। गॉफ वाला तो मैं बता रहा हूं, फॉग वाला आप लोग खुद ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखना, मजा आएगा बहुत। चलिए जी, गॉफ निकालते हैं। तो इसका मतलब है जी, ये हो गया F1। भाई O का मतलब ब्रैकेट होता है यार, O का मतलब ब्रैकेट, ओके, O मींस ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, G ऑफ F3, इसका मतलब क्या है, G ऑफ F4, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आती है। एक बार फिर सुन लो, अगर गॉफ पूछा है तो एंड में F है, तो F के स्टार्टिंग नंबर लगा देना इनके साथ, और O का मतलब ब्रैकेट। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखना। G, F में जाओ और देखो 1 के साथ क्या लिखा है, F ये रहा, 1 के साथ 2, तो ये हटेगा और इसकी जगह 2 आएगा। फिर देखो F में जाओ और देखो 3 के साथ क्या लिखा है, F ये रहा, 3 के साथ 5, तो 5 हो जाएगा ये हटके, ठीक है। फिर देखो F में जाओ और देखो 4 के साथ क्या लिखा है, 4 के साथ 1, तो 1 हो जाएगा। आगे देखना आप, अब देखो G में जाओ, G में, और देखो G में 2 के साथ क्या लिखा है, G कहां है, ये रहा, G 2 2 2 2, ये रहा 2। स्टार्टिंग में हमें देखना होता है 2 के साथ 3, तो इसका आंसर आ गया 3। G में जाओ और देखो 5 के साथ क्या लिखा है, G कहां है, ये रहा G,
5 5 5 ये रहा, 5 के साथ 1, तो ये पूरा हटेगा, इसकी जगह 1 आएगा। आगे देखो जी में जाओ और देखो 1 के साथ क्या लिखा है, बोलो 1 के साथ ये रहा, क्या लिखा है 3, तो देखो हमारा गॉफ का आंसर निकल के आ चुका है, ये रहा गॉफ। 1 डाला तो 3 आया, तो 1 3 एक पेयर है। 3 डाला तो 1 आया, 3 1 एक पेयर है। 4 डाला तो 3 आया, तो देखो 4 3 एक पेयर है। तो दिस इज द गॉफ, ठीक है। फॉग आई रिक्वेस्ट आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने 35 क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या कहता है। 35 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये 1 1 है या नहीं, है ना, 1 1 पूछ रहा है, बिल्कुल। फंक्शन सच दैट r गोज टू r, ये तो आपको रट गया, और फंक्शन आपको दिया हुआ है x³ प्लस 1 ये, और इसने पूछा बताओ ये 1 1 है या नहीं। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने मान लिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, fx1 fx2 के बराबर है। डालो उसके अंदर x1, तो ये बन जाएगा x1 का क्यूब प्लस 1, ये बन जाएगा x2 का क्यूब प्लस 1, इस तरह से। देखो 1 से 1 हो गया कट, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब भी कट हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। कंडीशन अचीव हो गई कि अगर fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे हैंस दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। ये कंडीशन अचीव होनी चाहिए, या तो दोनों तरफ से हाँ हो, दोनों तरफ से हाँ है, या दोनों तरफ से ना हो, तो 1 1 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा होता ना, x² प्लस 1 होता तो 1 1 नहीं होता। रीजन देखो इधर, अगर मैं कहता fx1 बराबर fx2, चलो ये तो मैंने मान लिया, डालो इसके अंदर, तो ये होता x² प्लस 1 x2² प्लस 1, 1 से 1 कटता, x1² x2²। जब ये स्क्वायर वहां जाता इसके ऊपर तो ये अंडर रूट बनता, क्योंकि स्क्वायर जब भी वहां जाएगा तो अंडर रूट, और अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है, प्लस माइनस। तो इसका मतलब यह है कि x1 प्लस x2 के भी इक्वल है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। इसका मतलब x1 का लिंक प्लस x2 से भी है और माइनस x2 से भी है। तो ये तो 1 1 नहीं है ना, ये तो चाल खेल रहा है, यहां भी और यहां भी, समझ जाओ। तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। देखो क्यूब रूट जब भी निकलेगा ना, जैसे क्यूब रूट 8 निकालेंगे तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 होता है, तो ये 2 ही निकलेगा, प्लस माइनस नहीं निकलेगा। लेकिन जब स्क्वायर रूट निकलता है जैसे अंडर रूट 4, तो स्क्वायर रूट जब भी निकलेगा तो जैसे 4 का 2 होता है तो प्लस में निकलेगा और माइनस में निकलेगा। तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस में निकलता है और क्यूब रूट जो होता है वही निकलता है, आगे प्लस माइनस नहीं लगता। तो इसलिए दिस इज 1 1, लेकिन स्क्वायर में होता तो 1 1 नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बात मैंने इसके अंदर जोड़ दी, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई साहब, जरा देख लो इसे भी क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, इसकी भी सुन लो कुछ क्या कह रहा है ये। देखो इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं, सिग्नम, सिग्नम नॉट सिंगम। ठीक है, एफ सच दैट, अच्छा एफ सच दैट आर गोज टू आर, ऑल राइट। और फंक्शन हमें दिया हुआ है जी, इसमें कुछ ऐसा, यहां लिखा हुआ है 1 0 -1 और यहां लिखा हुआ है इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x इक्वल 0, इफ x लेस देन 0। ठीक है, और इसने कहा है ये तो ना तो 1 1 है ना ऑन टू, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ठीक है, हम प्रूफ कर देते हैं। हम बना लेते हैं यहाँ पे मैपिंग। देखो ये बन गई मेरी मैपिंग। ठीक है, इसने कहा है रियल नंबर। ठीक है जी, तो भाई इसके अंदर रियल नंबर मान लो कुछ भी डाले जाएं। सपोज करो मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 डालता हूं, ठीक है, 0 से और बड़ी 2 डालता हूं, 0 से और बड़ी 3 डालता हूं। ठीक है, ओके, और यहां कितना है, यहां 1, मतलब 1 डालूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लूंगा, सपोज करो मैंने 1 ले लिया, 1 डालो तो आंसर 1 ही आएगा। 2 डालो, x की वैल्यू 0 से बड़ी 2 डालो तब भी देखो मेरा आंसर 1 ही आएगा। 3 डालो तब भी मेरा आंसर 1 ही आएगा। 0 डालूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू -1 -2, माइनस का 1 डालूंगा तो माइनस का 1 आएगा। अगर मैंने माइनस का 2 डाला, ठीक है, 0 से छोटी -2 भी होती है तो भी मेरा माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 0 से बड़ी कुछ भी डाल लो आंसर हमेशा 1 आएगा, 0 डालोगे तो हमेशा 0 आएगा, और 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आंसर -1 आएगा। तो भाई इस डायग्राम को देख के तो हमें साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन 1 1 नहीं है। क्यों? अरे भाई इसका भी लिंक इससे, इसका भी लिंक इससे, इसका भी लिंक इससे, ऐसा थोड़ी होता है। 1 1 में तो एक का लिंक एक से होता है, तो ये 1 1 नहीं है। तो आप यहां पे लिखो 1 1 की डेफिनेशन। आप यहां पे लिखो फंक्शन में 1 डाला और फंक्शन में 2 डाला
आंसर मेरा 1 ही आया, यानी fx1 बराबर fx2। बट लेकिन 1 2 के इक्वल थोड़ी है, तो देखो यहां पर क्या हुआ, एक जगह हां और एक जगह ना, और डेफिनेशन क्या बोलती है, या तो दोनों में हां हां इक्वल इक्वल, या दोनों में ना ना नॉट इक्वल नॉट इक्वल, तब फंक्शन 1 1 होता है। तो ये 1 1 नहीं होगा, क्यों? या फिर आप ऐसे लिख दो कि इमेज वन इज हैविंग मोर देन 1 इमेजेस। देखो ये इमेज है, इस इमेज की बहुत सारी प्री इमेजेस हैं, इमेज 1 इज हैविंग मोर देन 1 प्री इमेजेस, इस तरह से। तो ये 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए आपको डेफिनेशन याद है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। ठीक है, जरा देखते हैं कोडोमेन क्या है। कोडोमेन तो रियल नंबर है, इसने लिखा हुआ है ये रियल नंबर। रेंज क्या है, रेंज देखो ये है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 0 -1 रहेगा, इसका आंसर कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि देखो स्पेसिफाइड है। इसका मतलब रेंज यहां पर क्या है, 1 है, 0 और -1 है। तो भाई ये इसके इक्वल थोड़ी है, क्योंकि रियल नंबर में तो और भी नंबर होते हैं, बट यहां तो ये 3 फिक्स्ड है, तो रेंज रियल नंबर के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 37 क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फिर घुस गई इसके अंदर। भाई ट्रिग्नोमेट्री भी तो फंक्शन होता है, तो इसलिए तो इसके अंदर घुस जाती है ये। इसने कहा है गिवन fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है जी, fx आपको दे दिया गया है साइन एक्स, ऑल राइट। और हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, और हमें 2 केस दिए हुए हैं। पहला केस है 0 से लेके पाई तक, ठीक है, और दूसरा जो हमारा केस है वो आपका है जी -π/2 से लेके और कहां तक, π/2 तक। तो देखो ग्राफिकली भी मैं इसको बता सकता हूं और बिना ग्राफ के भी। तो एक बार ग्राफ से बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको पता है ना साइन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक। स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो हुआ है 0 से स्टार्ट। देखो ऐसे गया, ये ऐसे करके आता है, ये 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, और ये आपका पाई होता है। ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 है, अगर फंक्शन 1 1 है, तो देखो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे ना, तो ये 2 पॉइंट पे कट नहीं करनी चाहिए, बट यहां पर ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो आप बोलोगे दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है इन 0 से पाई। तो इस तरह से आप कंपटीशन में दिखा सकते हैं। आगे देखो इधर, इसे देखते हैं। ग्राफ बनाओ जी -π/2 से π/2। भाई ये 0 है, ये आपका π/2 होगा प्लस का, ये आपका माइनस का π/2 होगा। ग्राफ बनाओ, देखो ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे करके, है ना। साइन का ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ देखो ऐसे करके जाएगा, यूं करके। एक्चुअली ग्राफ ऐसे करके होता है ना इसका, ऐसे ऐसे, यहाँ देखो ऐसे 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 करके बनता है। तो हमें तो सिर्फ π/2 तक हमें लेना है, और नीचे -π/2 तक। तो हमारा ग्राफ देखो ये है, यहां से यहां और यहां से यहां। अब आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, देखो ऐसे करके। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रही, देखो सिंगल पॉइंट पे कट हुआ है, सिंगल 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 सिंगल। तो इसलिए दिस इज 1 1, ये 1 1 है। ठीक है, कहां, -π/2 से π/2 पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी इसका एक मेथड और भी है जो मैं अपनी कोर वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। कोर मतलब जो ओरिजिनल वीडियोस की मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें डिटेल्ड वर्जन है। ये तो एमसीक्यू वाली वीडियोस है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 38। चलिए 38 जरा देख लेते हैं। 38 क्या बोल रहा है भाई साहब, जरा देखो। कह रहा है f such that r goes to r। अच्छा, f such that r goes to r, ये तो मतलब समझ में आ गया आपको। fx आपको दिया हुआ है कितना, 3x + 2, ऑल राइट। और आपसे इसने कहा है f of fx बताओ, f of fx। ठीक है, इनडायरेक्टली इसने हमसे f of f पूछा है, फॉफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, f मतलब f में जाओ, ये रहा f, यहां पे x तो यहां भी x, ठीक है, और यहां पे क्या है fx, तो यहां पर भी fx, तो 3। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, f में जाना है, ये रहा मेरा f, जाओ उसके अंदर 3 और x की जगह fx भर दो। ठीक है, इस तरह से। अब fx की वैल्यू वापस दे दो, fx की वैल्यू हमारी ये 3x + 2। नाउ सिंप्लीफाई इट, 9x + 6 प्लस में 2, और आंसर आ गया जी ये, दिस इज द आंसर। ओके, तो f of fx ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 39 देखिए, ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया।
ये कह रहा है दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है। एफ एक्स मुझे दिया हुआ है मॉड्यूलस एक्स, ओके, और जी एक्स मुझे दिया हुआ है जी मॉड्यूलस में कितना है 5x - 2, ओके। और मुझसे पूछा गया है क्या 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 क्या, राइट, फॉग, फॉग पूछा है मेरे से, फॉग। तो देखो फॉग को पहले लिखो एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे करके लिखते हैं, एफ ऐसे रहने दो। जी एक्स क्या है, जी एक्स मतलब एफ में जाओ, एफ में जाओ, कहां है फिर, देखो यहाँ पे एक्स तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पे आलू तो यहाँ पर भी आलू, यहाँ पे चिली पटेटो तो यहाँ पर भी चिली पटेटो। तो देखो एफ में यहाँ क्या है जी एक्स, तो एफ में गए हम, ये रहा मेरा एफ मॉड्यूलस और एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा इस तरह से। अब डाल दो इसमें जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू देखो ये मॉड्यूलस के अंदर है वो भी ऐसे, तो देखो ये आंसर है। लेकिन एक बात है इसके अंदर, देखना जरा दो दो मॉड्यूलस लग गए, ये भी मॉड्यूलस है अंदर वाला और बाहर वाला भी, दो दो मॉड्यूलस का कोई मतलब नहीं होता। खुद सोचो यार, -3 को आप मॉड में रखो, इसका मतलब आएगा +3, मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो -3 को आपने रखा दो मॉड के अंदर ऐसे करके, तो अंदर वाले का आंसर आएगा क्या +3, और जो बाहर वाला मॉड है ये भी तो +3 ही देगा। तो दो दो मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे लिखो, या अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन अगर सिंपल ऐसे ही आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या इसका आंसर अगर आपसे बोले डायरेक्ट जीएक्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट जीएक्स भी हो सकता है, क्योंकि यही तो जीएक्स है। तो दो दो मॉड्यूलस लगाने का कोई फायदा नहीं है, एक के अंदर एक, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता, देखो आप इसका ना फॉग निकाल, आप इसका गॉफ निकालो, गॉफ निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना। तो गॉफ कुछ ऐसे आएगा 5 और ये मॉड्यूलस और -2, यहां इसका मतलब है ये डिफरेंट है इससे, क्योंकि यहां मॉड ना फंक्शनों के बीच के अंदर आ गया है। तो गॉफ का आंसर ये होगा, ट्राई करो गॉफ, ठीक है। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। ये कहता है फॉग निकालना है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है और जी एक्स आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं और इसका आंसर ना 8x आएगा। तो देखते हैं कौन बच्चा लेके आता है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस आई गॉट आंसर 8x, ऑलराइट। और क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ गया। 41 क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, 41 क्वेश्चन को आप खुद लिखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 42 पे। देखिए जी 42 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 है ये, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लेट आर बी द रिलेशन, ठीक है जी, इन द सेट n, यानी यहाँ पे सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है और r कोई रिलेशन मुझे दिया हुआ है इस टाइप से। क्या रिलेशन है, पेयर बनाया हुआ है इसने a, b सच दैट, ओके। और मैं देख सकता हूं लिखा हुआ है a इज इक्वल टू b - 2, ओके ओके, a इज इक्वल टू b - 2, ठीक है। और b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। और इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको यहां दिख रही है, तो बोल रहे हैं बताओ चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना आपके दिमाग में ये रहेगा, पहला पेयर आपको दिया हुआ है 2,4, दूसरा पेयर आपको दिया हुआ है 3,8, तीसरा पेयर आपको दिया हुआ है 6,8 और चौथा पेयर आपको दिया हुआ है 8,7। ये आपको पेयर यहां पर दिए हुए हैं, ओके जी। अब इसमें से ना आप सारे पेयर इसके अंदर रख रख के देखो, जो पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। ये ए की वैल्यू है स्टार्टिंग वाली सारी, और ये बाद वाली वैल्यू बी की है। ये रख के हम इसके अंदर जरा देखते हैं। ए की जगह रखो 2, बी की जगह रखो 4, तो 2 यहां रखा मैंने 4, ठीक है। 4 में से गया 2, तो कितना आया 2। लेकिन देखो बी की वैल्यू में 4 तो ले ही नहीं सकता ना, हालांकि ये वाला पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन और भी तो इसने दी हुई है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो ये बी की वैल्यू 4 है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हालांकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट दोनों बातों को देखना पड़ेगा। आगे देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 8 है, यहां देखो बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, बट इसे अगर मैं इसमें रखता हूं, देखो ए की जगह रखा मैंने 3, बी की जगह रखा मैंने 8 में से 2 गया तो बचा कितना 6, इक्वल नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखो ए की वैल्यू कितनी 6, बी की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, यानी कंडीशन एक तो हो रही है। अब इसको इसके अंदर रख के देखो, ए की जगह 6, बी की जगह रखो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, क्या बात है, सेटिस्फाई हो गया। यानी इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखना था, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43। चलिए 43, तो इसमें ध्यान रखना था, दोनों कंडीशन इसके अंदर देखनी थी। देखिए 43 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं अपने हाथ में देख लेता हूं। इसमें लिखा है A 1 2 3 कोई सेट है, ठीक है।
और शो दैट, पहले यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 ए हमें कोई सेट दे रखा है 1, 2, 3 और इसने लिखा है रिलेशन शो दैट नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 3। मतलब कोई रिलेशन है उसके अंदर एक तो 1, 2 होना चाहिए और एक इसके अंदर 2, 3 होना चाहिए, मतलब ये उसके अंदर होना कंपलसरी है। ओके ठीक है जी। कह रहा है विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। ओहो, यानी सवाल आपसे ये बोल रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने ना मोबाइल में लिखे हुए हैं, पीडीएफ के अंदर नहीं है, तो इसलिए आपको तो लेकिन स्क्रीन पर ये दिख रहा है, मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा क्योंकि मैं तो एडिटिंग के बाद लगाऊंगा स्क्रीन पर। तो दिस इज द क्वेश्चन, आपसे इसने कहा है कि भैया रिलेशन बनाओ जो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, जो ट्रांजिटिव हो, जो सिमेट्रिक ना हो और उनके अंदर ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये भी है, उसके अंदर ये भी है, लेकिन सिमेट्रिक किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन केवल 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। ये साबित करने के लिए बोल रहा है कि ऐसे रिलेशन 3 बनेंगे, आप बताइए। चलिए जी भाई साहब, हम तो बता देते हैं इसको फटाक से। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको पकड़ में आ चुका है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है भाई। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिलेशन नंबर 1। आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक नहीं बनाना, ये बात अपने दिमाग में रखनी है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? सेल्फ रिलेशन होना जरूरी है, सेल्फ रिलेशन। तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 से। ये तो बन गया रिफ्लेक्सिव। अब क्योंकि हमें ये डालने ही डालने हैं, इसने कहा कि इसे डालना है, तो अगर मैंने 1, 2 डाला, अगर मैंने 2, 3 डाला, अगर मैंने 1, 2 डाला, 2, 3 डाला, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो ये है, इतनी बात से ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ है? नहीं है। तो इसका मतलब 1, 3 मुझे डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव बनाना है इसको। तो देखो अब ये ट्रांजिटिव बन चुका, ट्रांजिटिव बन गया ये, ठीक है। तो एक रिलेशन तो बन गया ये, लेकिन इसने कहा 3 बनाना है ऐसे, मतलब 3 ही बन सकते हैं ऐसे, ये कह रहा है। चलो एक तो ये बन गया, और बनाते हैं। 1, 1 है, 2, 2 डालना पड़ेगा, 3, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। 1, 2 लेना ही लेना है क्योंकि इसने कह रखा है कंपल्सरी लेना है, 2, 3 लेना ही लेना है, 1, 3 आएगा क्योंकि इसको नहीं लेंगे तो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ये तो बन गया ये। अब कुछ और डालो, कुछ और। सपोज करो मैं इसके अंदर डालता हूं 2, 1। अब जरा ऐसे चेक करना, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? चेक करते हैं। 1 का रिलेशन 2 से, अगला 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से है। और चेक करते हैं 2 का 1 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से है। और चेक, ठीक है, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 1 से है। यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, मतलब एक पेयर 2, 1 डालने से रिलेशन ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 2, 2, 1 उल्टा है, लेकिन 2, 3 का उल्टा 3, 2 वो नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक अभी भी नहीं है। एक और हमारा बन चुका है, ठीक है। और बनाने की जरा करो कोशिश, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 तो आएगा, 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा, और ये तो डालना ही है 1, 2, 2, 3 भी, ठीक है। 1, 3 लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, मान लो मैंने 2, 1 को हटा के कोई नया पेयर इसके अंदर ले लिया, 3, 2 ऐसा लिया। चेक करना क्या अब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव देखो है, ट्रांजिटिव 1, 2, ठीक है, 2, 3 तो 1, 3 ये रहा, 2, 3, 3, 2, 2, 2 ये रहा। मतलब सारे ईच पेयर का रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, ईच पेयर का। और देखो 1, 3, 3, 2 तो 1, 2 ये रहा, मतलब अभी भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। 3 हमारे बन चुके। एक और बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ऐसे सिर्फ 3 रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन हम देखते हैं क्या पता और बन जाए। अब की बार मैं क्या करता हूं, यहां तो जगह नहीं बची, मैं यहां लिख रहा हूं R4, रिलेशन नंबर 4। 1, 1 तो इसके अंदर है ही, 2, 2 इसके अंदर है ही, 3, 3 मुझे लेना ही है, ये बन गया रिफ्लेक्सिव। 1, 2 कंपलसरी है लेना, 2, 3 कंपलसरी है, तो 1, 3 लेना पड़ेगा ताकि ट्रांजिटिव बन जाए, ठीक है। अब की बार मैं क्या करता हूं, इसके अंदर 2, 1 भी ले लेता हूं और 3, 2 भी ले लेता हूं। ये मैंने दोनों इसके अंदर ले लिए, ठीक है। चेक करो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो है,
सिमेट्रिक है 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो अब ट्रांजिटिव चेक करो जरा। 1 2 2 3 1 3 बिल्कुल है जी। एक और चेक करते हैं 3 2 और 2 1। देखो 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 1 के साथ। तो 3 का रिलेशन 1 के साथ हमें चाहिए, है क्या इसके अंदर? नहीं है। मतलब 3 1 इसके अंदर होना चाहिए तब बनेगा ट्रांजिटिव। अगर मैं इसके अंदर 3 1 डाल दूंगा, डाल दिया, अब देखो अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक भी बन चुका है। देखो 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, ठीक है, 1 3 का उल्टा 3 1, 2 1 का उल्टा 1 2। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक बन चुका है, लेकिन इसने कहा सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये रिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो केवल 3 रिलेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि यस, कोई भी रिलेशन अगर हम बनाएंगे जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा और जिसके अंदर इन्हें रखा जाएगा, तो वो केवल 3 बन सकते हैं जो मैंने बना के दिखाए हैं। ठीक है, 4 नहीं बन सकते, क्योंकि अगर मैं 4 बनाऊंगा तो वो हर हालत में सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, सारे केसेस के हिसाब से। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन था कौन सा? 43। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 44। 44 क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपसे, पढ़ो ध्यान से। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 44। 44 ये आ गया जी 44 क्वेश्चन। इसमें देखो लिखा हुआ है कि शो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 is 2। अच्छा, एक रिलेशन आप एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, इसने कहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, वो केवल 2 बनेंगे, केवल 2, जिसके अंदर होना चाहिए 1 2। मतलब 1 2 और 2 1 उसके अंदर कंपलसरी है। यानी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बनाना है तो उसके अंदर 1 2 और 2 1 डालने पड़ेंगे। तो ऐसे केवल 2 पॉसिबल हैं। तो जरा देखते हैं ये बात सच है या झूठ है। देखो जी, हम यहां बनाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन नंबर 1। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बनाना जरा रिफ्लेक्सिव। 1 1 होना चाहिए उसके अंदर, 2 2 होना चाहिए उसके अंदर, 3 3 होना चाहिए, तो हो गया रिफ्लेक्सिव। इसके बाद इन्हें हमें डालना ही डालना है, तो 1 2 डालो और 2 1। ठीक है, देखो जी ये बन गया इक्विवेलेंस। क्यों? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा 2 1 सिमेट्रिक भी है, 3 3 का उल्टा खुद 3 3, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है, चेक करना जरा। 1 का रिलेशन 2 से, 1 का 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए। 1 1 है, ये रहा 1 1, यानी ये रिलेशन कैसा है बोलो? ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, एक तो बन गया। और बनाने की जरा सोचो भाई, पहले बनाओ आप रिफ्लेक्सिव, तो 1 1 डाला, 2 2 डाला, 3 3 डाला, ये आपको लेना ही है 1 2, ये आपको लेना ही है 2 1। ठीक है, ये तो सेम टू सेम हो गया ना। तो कुछ अलग बनाने के लिए एक पेयर और डालो उसके अंदर, कोई भी पेयर डालो, क्योंकि 1 2 3 3 नंबर है। सपोज करो मैंने डाला इसके अंदर 3 2। अब देखो क्या ये इक्विवेलेंस है? रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव है, लेकिन अभी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? 3 2 का उल्टा 2 3 वो नहीं है, तो मुझे 2 3 डालना पड़ेगा। क्या अब ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो है, लेकिन अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? देखो जरा, 2 यहां से देखते हैं, 3 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 2 से, फिर देखो इसे देखो 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, यानी 3 1 पेयर होना चाहिए, नहीं है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 3 1 डालना पड़ेगा, डाल दिया। क्या अब ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, लेकिन अब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? 3 1 का उल्टा 1 3 नहीं है, तो 1 3 भी डालना पड़ेगा। क्या अब ये सिमेट्रिक है? अब ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। देख लो चाहे, देखो रिफ्लेक्सिव 1 2 का 2 1, 3 2 का 2 3, 3 1 का 1 3, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक कर लो, कोई भी कंडीशन, 3 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 3 से, तो 3 का 3 से, ये रहा। और चेक करो, 3 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, देखा 3 का 2 से, 2 का 1 से, तो 3 का 2 से और 2 का 1 से, तो 3 का 1 से, ये रहा। तो सारे हैं, तो इसका मतलब 1 2, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, जिसके अंदर इन्हें रखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ध्यान लगाना। मैंने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस में, तो उसको आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 44 था ये। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है जी, 45 आ गया। जरा क्वेश्चन देखो, 45 में क्या करना है,
पढ़ लो जरा एक बार, मैं जब तक रब करता हूं से। 45 45 45 इसमें लिखा हुआ है ए कोई सेट है 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 2 1 3 रिफ्लेक्सिव कितने बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें भाई। 45 क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने अभी बताया है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिए जी 46 इस क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है 46 बोल रहा है ए हमें दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है जी, ए दिया हुआ है 1 2 3 और आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ जिसके अंदर 1 2 हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जिसके अंदर 1 2, ये क्वेश्चन भी आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया है। तो कुल मिला के 45 और 46 दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे, इन पर आप फोकस रखें। लेकिन देखो उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जिनको फंक्शन और रिलेशन की बेसिक नॉलेज थी। ठीक है, तो इन सारी वीडियोस को अच्छे से करें तैयार, और अब आएगी अगली वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय।